8 दिसंबर 1930 कोलकाता की एक साधारण दोपहर। दफ्तर खुले हुए थे। अंग्रेज अफसर अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। फाइलों पर फैसले लिखे जा रहे थे और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर ऐसे ही शांत पलों में जन्म लेती हैं। उस दिन कोलकाता के हृदय में खड़ी एक इमारत अपने भीतर एक तूफान आने का इंतजार कर रही थी। यह इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थी, यह ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक थी, जहां से पूरे बंगाल पर शासन किया जाता था। और उसी इमारत की ओर 3 युवा बढ़ रहे थे। ना उनके पास कोई सेना थी, ना कोई बड़ी शक्ति, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा संकल्प था जो किसी भी शक्ति से बड़ा था। उनके नाम थे बिनोय कृष्ण बसु, बादल गुप्ता, दिनेश चंद्र गुप्ता। तीनों की आयु बहुत कम थी, लेकिन उनके निर्णय इतिहास लिखने वाले थे। वे धीरे धीरे इमारत के भीतर प्रवेश करते हैं, बिल्कुल शांत, जैसे कोई सामान्य कार्य के लिए आए हों। लेकिन उनके हृदय में एक संघर्ष चल रहा था। उन्हें पता था इस मार्ग का अंत या तो मृत्यु है या अमृता। और सबसे अद्भुत बात ये थी कि उन्होंने दोनों को स्वीकार कर लिया था। कुछ ही क्षणों बाद गोलियों की आवाज गूंजती है और वह आवाज केवल एक कक्ष तक सीमित नहीं रहती, वह पूरी इमारत में फैल जाती है। चीखें, भागदौड़, अव्यवस्था, और फिर आरंभ होता है एक ऐसा संघर्ष जिसे इतिहास ने नाम दिया गलियारों का युद्ध। लेकिन यह केवल एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, एक चुनौती ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कि तुम्हारी शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमारा साहस उससे बड़ा है। 3 युवा, सिर्फ 3, लेकिन उनका संकल्प पूरे साम्राज्य को हिला देता है। अब प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बिनोय कृष्ण बसु, बादल गुप्ता और दिनेश चंद्र गुप्ता जैसे नौजवान अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हो गए? क्या यह केवल क्रोध का परिणाम था या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई लंबी कहानी छिपी थी? क्योंकि हर क्रांति एक दिन में जन्म नहीं लेती, वह धीरे धीरे बनती है, विचारों से, अन्याय से और उस पीड़ा से जो एक दिन विस्फोट बन जाती है। तो चलिए अब उस कहानी की शुरुआत तक चलते हैं, जहां से यह आग जली थी। चैप्टर 1, क्रांति की जड़ें। हर क्रांति की शुरुआत किसी एक दिन से नहीं होती, वह धीरे धीरे जन्म लेती है, समय के साथ, अन्याय के साथ और उस पीड़ा के साथ जो मन के भीतर जमा होती रहती है। बंगाल की यह क्रांति भी अचानक नहीं आई थी, इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस देश को एक राष्ट्र की तरह नहीं बल्कि एक साधन की तरह देखा। खेती पर भारी कर लगाए गए, किसानों की मेहनत उनसे छीन ली गई। छोटे कारीगर जो कभी अपने हुनर के लिए जाने जाते थे, धीरे धीरे खत्म होने लगे। जो वस्त्र कभी हाथों से बनते थे, वे अब विदेशी कारखानों से आने लगे। और इस सब के बीच भारत का आम इंसान गरीबी और बेबसी में जीने लगा। लेकिन इस अंधेरे में एक बदलाव भी हो रहा था। बंगाल में एक नया वर्ग उभर रहा था, पढ़ा लिखा, जागरूक और सोचने वाला, जिसे कहा गया भद्र लोग। ये लोग सिर्फ जीवन नहीं जी रहे थे, वे समझने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने एक दिन खुद से पूछा, हम अपने ही देश में पराधीन क्यों हैं? यही प्रश्न क्रांति का पहला बीज बना। इसी समय एक पुस्तक आई, आनंद मठ, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, इसने भारत को एक नई दृष्टि दी। भारत केवल भूमि नहीं है, वह एक माँ है, और यदि माँ पीड़ा में है तो उसके पुत्रों का कर्तव्य है उसे मुक्त करना। वंदे मातरम केवल शब्द नहीं थे, वह एक भावना बन चुके थे, एक ऐसी पुकार जो लोगों के हृदय में गूंजने लगी। फिर आए स्वामी विवेकानंद, उन्होंने युवाओं को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, अपने भीतर शक्ति जगाओ, शरीर से भी और मन से भी। अब सोचिए, एक ओर साहित्य जो देश को माँ बना रहा था, दूसरी ओर विचार जो युवाओं को मजबूत बना रहे थे, और तीसरी ओर अंग्रेजों का अत्याचार। ये तीनों मिलकर एक ऐसी चेतना बना रहे थे जो अब चुप नहीं रह सकती थी। लेकिन फिर आया वह क्षण जिसने इस चेतना को आग बना दिया। 1905 बंगाल का विभाजन कहा गया। यह प्रशासनिक निर्णय है, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। यह एक चाल थी लोगों को बांटने की, लेकिन इस बार परिणाम अलग निकला।
लोग बंटे नहीं, वे एक हो गए। सड़कों पर विरोध होने लगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ और पहली बार लोगों को महसूस हुआ हम बदल सकते हैं। लेकिन हर आंदोलन के साथ एक प्रश्न भी उठता है, कैसे? क्या केवल विरोध से स्वतंत्रता मिलेगी या इसके लिए कुछ और करना होगा? यहीं से दो अलग मार्ग सामने आते हैं। एक मार्ग अहिंसा का, जिसे अपनाया महात्मा गांधी ने, और दूसरा मार्ग क्रांति का, जहां अन्याय का उत्तर प्रतिरोध से दिया जाता है। बंगाल के युवाओं के भीतर जो पीड़ा और आक्रोश था वह बहुत गहरा था। उनके लिए केवल सहन करना अब संभव नहीं था। वे परिवर्तन चाहते थे और वह भी तुरंत। यहीं से एक नई दिशा जन्म लेती है, एक ऐसी दिशा जो खुले में नहीं बल्कि छाया में चलती है, जहां संगठन बनते हैं, प्रशिक्षण होता है और योजनाएं तैयार होती हैं। अब संघर्ष सड़कों से हटकर गुप्त रूप लेने वाला था। तो चलिए अब उस संसार में प्रवेश करते हैं जहां कुछ लोग शांत रहकर एक बड़े तूफान की तैयारी कर रहे थे। अब शुरू होती है क्रांतिकारी संगठनों की कहानी। अध्याय 2, क्रांतिकारी संगठन। जब विचार जन्म ले लेते हैं तो वे केवल मन में नहीं रहते, वे रास्ता खोज लेते हैं। बंगाल में भी यही होने लगा था। अब लोगों का गुस्सा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं था, वह रूप लेने लगा था संगठन का। धीरे धीरे कुछ गुप्त दल बनने लगे जहां सब कुछ खामोशी में होता था। ना कोई खुले में चर्चा, ना कोई सार्वजनिक घोषणा, लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरी व्यवस्था तैयार हो रही थी। इन संगठनों में शामिल होते थे युवा, छात्र और वे लोग जो अपने जीवन से ज्यादा अपने देश को महत्व देते थे। वे मिलते थे, छिपकर प्रशिक्षण लेते थे, अनुशासन सीखते थे। उन्हें सिखाया जाता था कैसे अपने लक्ष्य को पहचानना है, कैसे योजना बनानी है और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे बिना डरे अपने मिशन को पूरा करना है। इन गुप्त दलों का उद्देश्य स्पष्ट था, सिर्फ विरोध नहीं बल्कि प्रतिरोध। वे यह मानते थे कि केवल शब्दों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। धीरे धीरे इन संगठनों का जाल पूरे बंगाल में फैलने लगा। हर जिले में, हर शहर में कुछ न कुछ गतिविधि चल रही थी, लेकिन ये सब इतना गुप्त था कि अंग्रेज प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी भी नहीं थी। इसी बीच एक नया परिवर्तन आया। 1928 के आसपास एक ऐसा दल उभरता है जो बाकी सबसे अलग था। यह केवल गुप्त नहीं था, ये अनुशासित भी था। यहाँ प्रशिक्षण केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी था। यहाँ युवाओं को सिखाया जाता था कैसे एक सैनिक की तरह सोचना है, कैसे एक लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होना है। इस दल का उद्देश्य था व्यक्तिगत हमलों से आगे बढ़ना। अब लक्ष्य था पूरे तंत्र को चुनौती देना। अब ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं रही, यह एक व्यवस्था के खिलाफ थी। इन युवाओं के भीतर एक अजीब सा संतुलन था। एक ओर उनके मन में देश के लिए प्रेम था और दूसरी ओर अन्याय के खिलाफ गहरा आक्रोश। यही संतुलन उन्हें खतरनाक बनाता था, क्योंकि वे केवल क्रोधित नहीं थे, वे सोच समझकर हर कदम उठा रहे थे। धीरे धीरे इन संगठनों ने अपने लक्ष्य तय करने शुरू किए। ऐसे लोग जो अंग्रेजी शासन के प्रतीक थे, ऐसे स्थान जो सत्ता के केंद्र थे। अब हमला केवल गुस्से में नहीं होता था, वह एक योजना का हिस्सा होता था और इसी योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। एक ऐसा लक्ष्य चुना गया जो केवल एक व्यक्ति नहीं था बल्कि एक प्रतीक था। एक ऐसा स्थान जो अंग्रेजी शासन का दिल था। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 नाम सामने आए, 3 युवा जिनकी कहानी अब इतिहास बनने वाली थी। तो चलिए अब उन चेहरों से मिलते हैं जिन्होंने इस योजना को अपनी जिंदगी का अंतिम मिशन बना लिया। अब शुरू होती है उन 3 वीरों की कहानी। चैप्टर 3, 3 चेहरे। हर बड़ी कहानी में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो उसे इतिहास बना देते हैं। बंगाल की इस क्रांति की कहानी में भी ऐसे ही 3 चेहरे सामने आते हैं। 3 युवा, 3 अलग जीवन, लेकिन एक ही लक्ष्य, स्वतंत्रता। पहला नाम बेनोई कृष्णा बासु। एक साधारण परिवार से आने वाला यह युवक पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। अन्याय देखकर उसका मन शांत नहीं रह पाता था। उसके भीतर साहस था और
उससे भी ज्यादा जोखिम उठाने की क्षमता। वह केवल सोचता नहीं था, वह निर्णय लेता था, और एक बार निर्णय ले लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखता था। दूसरा नाम बादल गुप्ता। उसका जीवन जन्म से ही क्रांति से जुड़ा हुआ था। उसके परिवार में पहले ही कई लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ चुके थे, जेल जा चुके थे, इसीलिए उसके लिए ये लड़ाई कोई नई बात नहीं थी, यह उसकी विरासत थी। उसके भीतर देश के लिए प्रेम और अन्याय के प्रति क्रोध दोनों गहराई से बसे हुए थे। वह जानता था ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसने कठिनाई से डरना नहीं सीखा था। तीसरा नाम दिनेश चंद्र गुप्ता। इन तीनों में दिनेश थोड़ा अलग था। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक विचारक भी था। उसे पढ़ना पसंद था, लिखना पसंद था। वह हर चीज को समझकर फिर निर्णय लेता था। उसके भीतर एक गहरी सोच थी। वह जानता था क्रांति केवल हथियार से नहीं होती, वह विचारों से भी होती है। और शायद यही कारण था कि उसका हर कदम सोच समझकर उठाया जाता था। तीनों अलग थे, एक में साहस था, एक में विरासत और एक में विचार। लेकिन जब ये तीनों साथ आए तो एक ऐसी शक्ति बन गए जिसे रोकना आसान नहीं था। इनके बीच कोई लालच नहीं था, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, सिर्फ एक भावना थी, देश को स्वतंत्र देखना है और इसके लिए अगर अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े तो वह स्वीकार थी। यही भावना उन्हें साधारण युवाओं से अलग बनाती है। अब ये सिर्फ एक योजना नहीं रही थी, यह एक संकल्प बन चुका था, और हर संकल्प को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य चाहिए होता है। अब समय आ चुका था उस लक्ष्य को चुनने का, ऐसा लक्ष्य जो केवल एक व्यक्ति ना हो बल्कि पूरे अत्याचार का प्रतीक हो। तो चलिए अब उस लक्ष्य को समझते हैं जो इस पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला था। अब शुरू होती है उस निशाने की कहानी। चैप्टर 4, निशाना। हर संघर्ष में एक क्षण ऐसा आता है जब निर्णय लेना पड़ता है वार कहाँ किया जाए, क्योंकि सही निशाना सिर्फ एक जीत नहीं देता, वह एक संदेश बन जाता है। बिनोय, बादल और दिनेश के सामने भी यही प्रश्न था, क्या वे किसी साधारण अधिकारी को चुने या ऐसा निशाना तय करे जो पूरे शासन को हिला दे। और तभी एक नाम सामने आता है, N.S. सिम्पसन। वह जेलों का प्रमुख अधिकारी था, लेकिन उसकी पहचान उसका पद नहीं था, उसकी पहचान थी उसकी निर्दयता, राजनीतिक बंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, कठोर यातनाएं, अपमान। जो लोग देश के लिए लड़ रहे थे उन्हें जेल में तोड़ा जाता था, और सिम्पसन उस पूरी व्यवस्था का चेहरा था। उसके नाम से ही कैदियों के मन में भय पैदा हो जाता था। अब यह केवल एक व्यक्ति नहीं रहा था, यह एक प्रतीक था अत्याचार का, अन्याय का और उस शासन का जो लोगों की आवाज को कुचलना चाहता था। इसीलिए निर्णय लिया गया, निशाना वही होगा। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, हमला कहाँ किया जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति को मारना एक बात है, लेकिन उसे वही मारना जहाँ वह सबसे सुरक्षित हो, वह पूरी कहानी बदल देता है। और तब चुना गया कोलकाता का सबसे सुरक्षित स्थान, राइटर्स बिल्डिंग। ये वही स्थान था जहाँ से पूरे बंगाल का शासन चलता था। यहाँ सुरक्षा कड़ी थी, चारों ओर पहरा था। अंदर जाने का मतलब था सीधे शेर की गुफा में प्रवेश करना। लेकिन यही तो मकसद था, अगर हमला करना है तो ऐसा कि पूरी व्यवस्था हिल जाए, ऐसा कि अंग्रेजों को समझ आ जाए कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये केवल बदला नहीं था, यह एक रणनीति थी, एक सोच जो डर पैदा करना चाहती थी शासन के भीतर, ताकि उन्हें महसूस हो जिसे वे दबा रहे हैं। वह अब उठ खड़ा हुआ है और अब वो डरता नहीं है। अब सब तय हो चुका था, निशाना तय, स्थान तय, और अब बचा था सबसे कठिन हिस्सा, उस योजना को अंजाम देना। क्योंकि यह कोई साधारण हमला नहीं था, यह सीधे सत्ता के हृदय पर वार था, और इसके लिए चाहिए था साहस, धैर्य और मृत्यु को स्वीकार करने की तैयारी। तीनों ये जानते थे ये रास्ता वापसी का रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े। तो चलिए अब उस दिन की ओर चलते हैं जिस दिन यह योजना वास्तविकता बनने वाली थी। अब शुरू होता है 8 दिसंबर 1930 का वह दिन। चैप्टर 5, द राइटर्स बिल्डिंग अटैक।
दोपहर का समय कोलकाता अपनी सामान्य गति में चल रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, दफ्तरों में काम हो रहा था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही क्षणों में इतिहास करवट लेने वाला है। बिनोय, बादल और दिनेश तीनों तैयार थे। उन्होंने साधारण कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि ऐसे वस्त्र पहने थे जो उन्हें अंग्रेजों जैसा दिखाएं, ताकि वे बिना किसी संदेह के अंदर प्रवेश कर सके। उनके कदम धीमे थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं राइटर्स बिल्डिंग, वह स्थान जहां हर आम व्यक्ति के लिए प्रवेश आसान नहीं था। लेकिन उस दिन 3 युवा सीधे उस इमारत के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ना किसी को शक होता है, ना कोई उन्हें रोकता है। वे गलियारों से गुजरते हैं, शांत, संतुलित, जैसे वे पहले से ही जानते हों उन्हें कहाँ जाना है। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। N.S. सिम्पसन वह अपने कक्ष में था, जैसे हर दिन होता था। उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उसका अंतिम दिन होगा। तीनों उसके कक्ष के पास पहुंचते हैं। एक क्षण के लिए सब कुछ स्थिर हो जाता है और फिर अचानक पहली गोली चलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में सिम्पसन जमीन पर गिर चुका था। उसका अंत उसी स्थान पर हुआ जहां वह खुद को सबसे सुरक्षित समझता था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, पूरी इमारत में अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे, चीखें गूंजने लगी और कुछ ही क्षणों में ब्रिटिश पुलिस सक्रिय हो गई। अब वह शांत दोपहर एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। गलियारों में गोलियां चलने लगी। 3 युवा और सामने पूरी ताकत। लेकिन बिनोय, बादल और दिनेश पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे डटे रहे। उन्होंने जवाब दिया हर गोली का। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी, हम हार नहीं मानेंगे। कुछ ही समय में कई अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, लेकिन धीरे धीरे संख्या का अंतर साफ होने लगा। चारों ओर से घेरा कसता जा रहा था, रास्ते बंद हो रहे थे। अब यह स्पष्ट था, यह लड़ाई अधिक देर तक नहीं चल सकती। लेकिन उन्होंने जो करना था वह कर दिया था। उन्होंने सत्ता के हृदय पर वार किया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि अंग्रेज अजेय नहीं है। लेकिन अब एक और निर्णय उनका इंतजार कर रहा था, सबसे कठिन निर्णय। क्या वे आत्मसमर्पण करेंगे या अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे? क्योंकि उनके लिए यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान का प्रश्न था। तो चलिए अब उस क्षण की ओर चलते हैं जहां तीनों को लेना था अपना अंतिम निर्णय। अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय। चैप्टर 6, अंतिम निर्णय। चारों ओर से घिर चुके थे वे। गलियारों में गोलियों की आवाज अब भी गूंज रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज कम होने लगी, क्योंकि अब ये स्पष्ट हो चुका था। संख्या कम थी और घेरा बहुत बड़ा। बिनोय, बादल और दिनेश एक दूसरे के पास खड़े थे, थके हुए नहीं, डरे हुए नहीं, बल्कि शांत, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। अब उनके सामने केवल 2 रास्ते थे, पहला आत्मसमर्पण और दूसरा मृत्यु। लेकिन उनके लिए यह चुनाव उतना कठिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने यह रास्ता चुनते समय ही अपने अंत को स्वीकार कर लिया था। वे जानते थे अगर वे जीवित पकड़े गए तो उन्हें केवल सजा नहीं मिलेगी, उनसे पूछताछ होगी, यातनाएं दी जाएंगी, उनके साथियों के नाम निकलवाने की कोशिश की जाएगी और सबसे बड़ी बात, उनकी लड़ाई उनकी शर्तों पर खत्म नहीं होगी। इसलिए उन्होंने वह रास्ता चुना जो उनके सिद्धांतों के अनुरूप था। बादल गुप्ता उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास रखा विष पी लिया। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, सिर्फ एक शांति, जैसे उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। दूसरी ओर बिनोय कृष्ण बसु और दिनेश चंद्र गुप्ता, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, कोई शब्द नहीं बोले, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपने हथियार उठाए और खुद पर चला दिए। यह कोई हार नहीं थी, यह उनका निर्णय था, एक ऐसा निर्णय जिसमें भय के लिए कोई स्थान नहीं था। कुछ ही पलों में तीनों जमीन पर गिर चुके थे। गलियारे जो कुछ देर पहले युद्ध भूमि बने हुए थे अब शांत हो गए, लेकिन यह शांति साधारण नहीं थी। यह उस तूफान के बाद की शांति थी जो सब कुछ बदल कर चला गया था। बादल वहीं शहीद हो गए। बिनोय कुछ दिनों तक जीवन से लड़ते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। दिनेश जीवित बच गए, लेकिन उनका बचना उनकी कहानी का अंत नहीं
था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब उन्हें एक और लड़ाई लड़नी थी, न्यायालय की लड़ाई, जहां हथियार नहीं, शब्द और निर्णय काम करते हैं। लेकिन क्या न्यायालय उनके बलिदान को समझ पाएगा? क्या उन्हें न्याय मिलेगा या केवल सजा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या उनका यह बलिदान लोगों के दिलों में कोई परिवर्तन ला पाएगा? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस घटना के बाद क्या हुआ। अब शुरू होता है उस हमले के बाद का प्रभाव। चैप्टर 7, परिणाम। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। कोलकाता की वही सड़कों, वही दफ्तर, वही इमारतें, लेकिन माहौल अब वैसा नहीं था। राइटर्स बिल्डिंग के गलियारों में जो हुआ था उसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। अंग्रेजी शासन जो खुद को अजय समझता था, अब पहली बार डर महसूस कर रहा था, क्योंकि यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं था, ये सीधे सत्ता के हृदय पर वार था। और सबसे बड़ी बात, ये हमला उनके सबसे सुरक्षित स्थान पर हुआ था। अब उन्हें समझ आ गया था, ये लड़ाई अब पहले जैसी नहीं रही। अब सामने ऐसे लोग थे जो डरते नहीं थे, जो अपनी जान देकर भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने को तैयार थे। इसी डर ने अंग्रेजों को और कठोर बना दिया। नए कानून बनाए गए, लोगों को बिना किसी मुकदमे के कैद किया जाने लगा, शक के आधार पर गिरफ्तारियां होने लगी, हर जगह निगरानी बढ़ा दी गई, गुप्तचर विभाग को मजबूत किया गया, हर उस व्यक्ति पर नजर रखी जाने लगी जो थोड़ा भी संदिग्ध लगता था। अब शासन न्याय से ज्यादा नियंत्रण पर ध्यान दे रहा था, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था दिनेश चंद्र गुप्ता का मुकदमा। दिनेश चंद्रा गुप्ता, उन पर आरोप लगाए गए सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के और सिम्पसन की हत्या के। न्यायालय में उनकी उम्र केवल 19 वर्ष थी, लेकिन उनके शब्द किसी परिपक्व व्यक्ति से कम नहीं थे। वह शांत थे, स्थिर थे, जैसे उन्हें अपने परिणाम का पहले से ही अंदाजा हो। और आखिरकार फैसला आया, मृत्युदंड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल की चारदीवारी के भीतर दिनेश ने जो किया वह उन्हें अमर बना देता है। उन्होंने पत्र लिखे, अपनों के लिए, मित्रों के लिए, लेकिन उन पत्रों में केवल भावनाएं नहीं थी, वहाँ विचार थे, दर्शन था। उन्होंने मृत्यु को भय नहीं माना। उन्होंने लिखा, मृत्यु सबके पास आती है, अगर वह किसी महान उद्देश्य के लिए आए तो वह सम्मान बन जाती है। उनके शब्द लोगों के दिलों तक पहुँचे और उनका बलिदान एक प्रतीक बन गया। लेकिन यह कहानी केवल डर और दमन की नहीं थी, यह एक नई शुरुआत भी थी, क्योंकि जहाँ एक ओर अंग्रेज कठोर हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोगों के भीतर एक नई आग जल रही थी। बिनोय, बादल और दिनेश का बलिदान अब केवल एक घटना नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। लोगों ने देखा, 3 युवा पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। यही सोच धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगी, और ये आग अब रुकने वाली नहीं थी। लेकिन हर बलिदान का एक असर होता है, एक विरासत होती है जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। तो चलिए अब उस विरासत को समझते हैं जो इन 3 नामों ने इस देश को दी। अब शुरू होता है उनकी अमर कहानी का अंतिम अध्याय, द फाइनल चैप्टर, विरासत। समय बीतता गया, घटनाएं इतिहास बनती गईं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। बिनोय कृष्ण बसु, बादल गुप्ता और दिनेश चंद्र गुप्ता, ये केवल 3 नाम नहीं हैं, ये एक भावना है, एक साहस है, एक ऐसी आग है जो आज भी बुझी नहीं है। जिस स्थान पर कभी अंग्रेजी शासन का अभिमान खड़ा था, वही स्थान आज इन तीनों के नाम से जाना जाता है। विवादी बाग, यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, यह इतिहास का उत्तर था, एक संदेश कि जो स्थान कभी सत्ता का प्रतीक था वह अब बलिदान का प्रतीक है। वह गलियारे जहां गोलियां चली थीं, जहां संघर्ष हुआ था, आज भी उनकी कहानी कहते हैं। लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन हर किसी को यह नहीं पता कि उस जगह की मिट्टी में 3 युवाओं का साहस बसा हुआ है। बिनोय, जिसने डर को कभी स्वीकार नहीं किया, बादल, जिसने अपनी विरासत को अपने जीवन से आगे बढ़ाया, और दिनेश, जिसने मृत्यु के सामने भी अपने विचारों को जिंदा रखा। उनका बलिदान सिर्फ उस समय के लिए नहीं था,
वह आने वाली पीढ़ियों के लिए था, ताकि लोग याद रखें स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। और उसे पाने के लिए कितने लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि उम्र मायने नहीं रखती। अगर इरादा मजबूत हो तो एक युवा भी इतिहास बदल सकता है। आज हम स्वतंत्र हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने सपने जी सकते हैं, लेकिन यह सब किसी की कुर्बानी पर खड़ा है। और उन कुर्बानियों में बिनोय, बादल और दिनेश का नाम हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। तो अगली बार जब आप किसी सड़क पर चलें, किसी इमारत को देखें या स्वतंत्रता की बात करें, तो एक पल के लिए उन लोगों को याद जरूर कीजिए जिन्होंने हमें ये आजादी दी। क्योंकि इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं है, वह महसूस करने की चीज है। और अगर हम उसे महसूस नहीं करते तो शायद हम उसे समझ भी नहीं पाते। यह कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियाँ कभी समाप्त नहीं होती। वे हर पीढ़ी में एक नया सवाल छोड़ जाती हैं। अगर समय आए तो क्या हम भी अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे? अगर आपको ऐसी ही सच्ची और गहरी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत की अनकही कहानियों को जानने के लिए बनाए रखिए साथ भारत फाइल्स। वीडियो को पसंद कीजिए और हमारे इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को अवश्य अपनाइए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वह एक सच्चाई होती है जिसे जानना जरूरी है।